नमस्कार मित्रों। प्रस्तुत है फ्रीडम एट मिडनाइट का 18वां भाग। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रस्तुत है 18वां भाग। 1947 15 अगस्त के दिन जिस नौजवान ने अपने अनुयायियों सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वास्तिक मढ़े नारंगी झंडे का अभिनंदन किया था, उसकी आंखें बड़ी प्रसन्नता से उस कक्ष का निरीक्षण कर रही थीं जो शीघ्र ही उसके अखबार हिंदू राष्ट्र का नया कार्यालय बन जाने वाला था। नाथूराम गोडसे के चेहरे पर उस वक्त जो हार्दिक चमक थी, वैसी चमक पहले शायद ही कभी देखी गई थी। हिंदू राष्ट्र के संपादक की हैसियत से वह आमंत्रित मेहमानों का बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहा था। कोने में मिठाइयाँ सजी थीं, वहीं उबल रही थी वह चीज़ जिसके लिए नाथूराम गोडसे ने सारे शहर में नाम कमा लिया था, कॉफ़ी। मनपसंद कॉफ़ी पीने के लिए वह मीलों दूर तक पैदल जा सकता था। कॉफ़ी के अलावा एक और बात के लिए वह उतना ही प्रसिद्ध था, उसका अत्यंत सादा जीवन। उतने महत्व के अवसर पर भी नाथूराम गोडसे की पोशाक वही थी, धोती कुर्ता। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रहा एक और व्यक्ति उबलती कॉफ़ी के सामने से गुजरा, नारायण आप्टे। वह शानदार सूट बूट में सजा धजा था। सांसारिक सुखों से नाथूराम गोडसे को जितनी विरक्ति थी, उतना ही नारायण आप्टे उन सुखों पर जान छिड़कता था। इसके बावजूद नारायण और नाथूराम के बीच परम मैत्री थी। हिंदू राष्ट्र दोनों ने मिलकर शुरू किया था। उनकी साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि सक्रियता की भी थी। उग्र हिंदू विचारधारा के उस अखबार के संपादक के रूप में यदि नाथूराम गोडसे सक्रिय था, तो उसका संपूर्ण संचालन भार नारायण आप्टे ने अपने कंधों पर लिया हुआ था। नाथूराम की तुलना में नारायण की उम्र 3 साल कम थी। वह अपने 34वें वर्ष में गुजर रहा था। मेहमानों के सामने नारायण आप्टे ने संक्षिप्त भाषण देते हुए हिंदू राष्ट्र की अब तक की सेवाओं का सिंहावलोकन किया। फिर नाथूराम गोडसे ने 2 शब्द कहे। उस वक्त बगल की इमारत की एक खिड़की चुपके से खुल चुकी थी। नारायण और नाथूराम के भाषणों का हर शब्द उस खिड़की की राह एक ऐसे व्यक्ति के कानों तक पहुंच चुकी थी जिसे सादा पोशाक में पूना की खुफिया पुलिस द्वारा भेजा गया था। आप्टे और गोडसे के अलावा शहर के अन्य उग्र एवं संकीर्ण हिंदुओं पर भी CID पुलिस द्वारा नज़र रखी जा रही थी। उनकी गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से बम्बई और दिल्ली भेजी जाती। आप्टे की फाइल पर 2 ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो गोडसे की फाइल पर तब तक दर्ज नहीं हुए थे, पोटेंशियली डेंजरस। हालांकि उस दिन गोडसे ने 2 शब्द कहे, वे इस प्रकार थे। गांधी जी ने वचन दिया था कि देश के विभाजन से पहले स्वयं मेरे शरीर का विभाजन होगा। देश का विभाजन हो गया। गांधी जी का शरीर सही सलामत है। हिंदू शरणार्थी भूखों मर रहे हैं और गांधी को मुसलमानों की सेवा से फुर्सत नहीं। गांधी की अहिंसा ने हिंदुओं के हाथ पांव काट दिए हैं। गिद्ध हमारी मातृभूमि का मांस नोच रहे हैं। सरेआम हिंदू स्त्रियों का सतीत्व लूटा जा रहा है और कांग्रेस के हिजड़े आंख खोलकर भी देख नहीं रहे। कब तक, कब तक यह अत्याचार हमारी मातृभूमि सहेगी। गोडसे के संक्षिप्त भाषण के समापन पर तालियों की जो जबरदस्त गड़गड़ाहट हुई, उसमें आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि पिछली 3.5 शताब्दियों से पूना उग्र हिंदू राष्ट्रीयता का केंद्र रहा था। पूना के निकटवर्ती पहाड़ियों पर से हिंदू राष्ट्रीयता के महानतम योद्धा छत्रपति शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध अपने छापामार मोर्चों का संचालन किया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवा कहलाए, जिन्होंने 1817 तक भारत के अंग्रेज शासकों से संघर्ष किया। ये पेशवा चित्पावन अग्नि द्वारा शुद्ध किए गए ब्राह्मण थे। पूना की गलियों से ही बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उभरे, जिन्होंने गांधी के
अहिंसा के आगमन से पहले तक हिंदू राष्ट्रीयता का झंडा उठा रखा था। पूना के हिंदू उन्मादियों को एक नया हीरो मिल गया था। हिंदू राष्ट्र के उस संक्षिप्त समारोह में वह सशरीर उपस्थित तो नहीं था, लेकिन जब उसके व्यक्तित्व के चलते फिरते बिंब सीमेंट की दीवार पर 16 mm के प्रोजेक्टर द्वारा उभारे गए तो जनता के बीच सम्मानपूर्ण सन्नाटा खींच गया। प्रोजेक्टर अच्छा न होने के कारण न तो फिल्म साफ दिखाई पड़ रही थी और न ही आवाज़ स्पष्ट सुनी जा सकती थी। इसके बावजूद विनायक दामोदर वीर सावरकर के व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण था, उसकी किरणें सभी व्यक्तियों पर पड़ रही थीं। उग्र हिंदुत्व की हिमायत करते सावरकर के भाषण इतने तीव्र एवं लोकप्रिय थे कि महाराष्ट्र के 2 प्रमुख शहरों पूना और बम्बई में पंडित नेहरू को भी उतने श्रोता नहीं मिल सकते थे जितने कि सावरकर की सभाओं में आया करते। नेहरू, जिन्ना और गांधी की तरह सावरकर की भी शिक्षा लंदन की इंस ऑफ कोर्ट में हुई थी, किंतु वहाँ से वह व्यक्ति मानवता और न्याय के संस्कार लेकर नहीं लौटा था। सावरकर की फिल्म खत्म होने के बाद भी श्राद्ध से ओतप्रोत वह सन्नाटा तुरंत न टूटा। आखिर नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर हिंदू राष्ट्र के नए कार्यालय में प्रवेश किया, जहां उनका नया मुद्रणालय भी लगा हुआ था। उस अखबार को शुरू करने के लिए सावरकर ने उन्हें 15,000 रुपये अग्रिम दिए थे। किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि उस अखबार में अब वही छपेगा जो सावरकर द्वारा चाहा जाएगा। मेहमानों की तालियों के बीच आप्टे और गोडसे ने फ़ोटो खिंचवाया। फिर दोनों ने एक साथ उस लाल बटन को दबाया जिससे हिंदू राष्ट्र की नई छपाई मशीन चालू हो गई। आमंत्रित मेहमानों ने अब विदा लेना शुरू कर दिया था। चुपके से खिड़की खोलकर सारे कार्यक्रम की टोह ले चुके सीआईडी के आदमी ने भी उठने की तैयारी कर ली, लेकिन अचानक वह चौंका। उसने देखा कि कोने में खड़ा नारायण आप्टे गंभीरतापूर्वक किसी युवक से बातें कर रहा है। पुलिस उस युवक को पहचानती थी। जिस तरह आप्टे की फाइल पर लिखा था संभावित खतरनाक व्यक्ति, उसी तरह उस युवक की फाइल पर पुलिस ने दर्ज कर रखा था संभावित खतरनाक व्यक्ति। सीआईडी के आदमी ने जल्दी जल्दी नोट किया कि ये दोनों व्यक्ति परस्पर संबंधित हैं। आप्टे से मिलने और उस मुद्रणालय के उद्घाटन के समय मौजूद रहने के लिए वह युवक 60 मील की यात्रा करके आया था। वह था विष्णु करकरे, अहमदाबाद के डेक्कन गेस्ट हाउस का स्वामी। मुसलमानों के जुलूस पर बम फेंकने के बाद मदन लाल पाहवा जब भागा था तो इसी गेस्ट हाउस में उसे शरण मिली थी और विष्णु करकरे ने उसे स्नेह से आलिंगन में कस लिया था। जिन 2 नौजवानों ने एक साथ बटन दबाकर हिंदू राष्ट्र की नई छपाई मशीन चालू कर दी थी, उनकी गहरी दोस्ती 2 ठोस आधारों पर टिकी हुई थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों जन्म से चितपावन ब्राह्मण थे और दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण में अद्भुत समानता थी। ब्राह्मणों की स्थिति समाज में सर्वोच्च होने का अर्थ यह नहीं कि वे आर्थिक दृष्टि से भी सर्वाधिक संपन्न थे। नाथूराम गोडसे के पिता को, जो एक मामूली डाकिया था, 15 रुपये मासिक वेतन मिलता था। हाथ उतना तंग होने के बावजूद उस डाकिये ने अपने पुत्र का लालन पालन विशुद्ध ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार ही किया। जनेऊ संस्कार के बाद नाथूराम ने गीता और ऋग्वेद का नियमित पाठ शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की उम्र में ही नाथूराम में कापालिक पूजा की क्षमता आ गई। उसका दावा था कि गोबर लगी दीवार के सामने यदि वह समाधि लगाकर बैठ जाए तो उसे विचित्र आकृतियाँ, अक्षर और आंकड़े इत्यादि सरकते दिखाई पड़ते हैं। परिवार वालों को विश्वास हो गया कि बड़ा होकर नाथूराम अवश्य कोई महान कार्य करेगा। राजनीति में नाथूराम की अत्यधिक रुचि थी। महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर नाथूराम गोडसे ने अपने जीवन की पहली जेल यात्रा संपन्न की थी। सन 1937 के आते आते गोडसे ने गांधी को छोड़कर एक नया राजनीतिक स्वामी ढूंढ लिया था। यह नया स्वामी स्वयं नाथूराम गोडसे की तरह एक चितपावन ब्राह्मण था, वीर सावरकर। जिस व्यक्ति ने बचपन में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की थी, उसी नाथूराम ने सन 1942 के आते जाते
तमाम देवताओं की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह ऐसे हिंदू राष्ट्रवादियों की तस्वीरें लगा दी जिन्होंने मुग़लों और अंग्रेज़ों से बार बार लोहा लिया था। बचपन से नाथूराम जिस मंदिर में जाता था उन्हें छोड़कर उसने एक नए आध्यात्मिक अड्डे की खोज कर ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय इस आरएसएस के ही किसी अड्डे में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की पहली मुलाकात हुई थी। हिंसा के माध्यम से हिंदुओं का पुनर्जागरण करने का पक्षपाती होने के बावजूद गोडसे से खून नहीं देखा जाता था। कभी जब वह आप्टे की फोर्ड गाड़ी चला रहा था तो एक भीड़ ने उसे रोका ताकि बुरी तरह घायल एक लड़के को अस्पताल ले जाया जा सके। गोडसे ने कहा, लड़के को पिछली सीट पर इस प्रकार रखिए कि मैं उसे देख न सकूं, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। इसके बावजूद गोडसे को जासूसी कहानियां पढ़ने और मार धाड़ की फिल्में देखने का अजब शौक था। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था। उसे औरतों से सख्त घृणा थी। अपनी माँ के अलावा वह किसी भी औरत की मौजूदगी सह नहीं पाता था। उसने 28 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया था। नारायण आप्टे ने भगवा वस्त्र पहने उस साधु की ओर इतनी सावधानी से देखा कि उतनी सावधानी वह सुंदरियों के निरीक्षण के समय भी नहीं बरतता था। दरअसल वह साधु नहीं था, उसका नाम था दिगंबर बगड़े। बम्बई में अपने पतित पावन उपदेशों के लिए नहीं बल्कि पुलिस रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध था। भगवे वस्त्र और पवित्रता की मुद्राओं के जोर पर वह अपना धंधा आसानी से चलाता रहता। वेश बदलने के लिए साधु बनना सबसे निरापद है। इस विश्वास का धनी वह व्यक्ति गैर कानूनी हथियारों के लेन देन में पक्का उस्ताद था। पिछले 17 वर्षों में दिगंबर बगड़े को 37 बार गिरफ्तार किया गया था। बैंक लूटने से लेकर हत्या करने तक के न जाने कितने आरोप पुलिस ने उस पर लगाए थे, लेकिन साबित केवल एक हो सका था। गांधी जी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन के समय बगड़े इस आरोप में पकड़ा गया था कि वह एक सुरक्षित जंगल में वृक्ष काट रहा था। उसे 1 महीने की कैद भुगतनी पड़ी थी। दिखावे के लिए पूना में वह पुस्तकों की दुकान चलाता था। उसी दुकान के एक गुप्त कमरे में इन चीज़ों का ढेर लगा रहता। घर का तैयार बम, अन्य विस्फोटक पदार्थ, छुरे, कुल्हाड़ियाँ, बगनखे, पीतल के दल्ले, गुप्तियाँ और पंजाब के दंगों में उपयोग किए गए सभी डरावने हथियार दुकान पर आते ग्राहकों को निपटाते बीच में जो समय मिलता उसमें बगड़े और उसके वृद्ध पिता द्वारा ऐसी पोशाक बुनी जाती जिसके कारण वे ठगों, चोर उचक्कों, गुंडों और यूनियनबाजी करते लोगों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध हो गए थे। मध्यकालीन योद्धाओं जैसा बख्तर जो कपड़ों के नीचे पहना जाता और जिसे बंदूक की गोली भी न भेद पाती। नारायण आप्टे का नाम बगड़े के सबसे अच्छे ग्राहकों में आता था। हिंदू राष्ट्र के उस संचालक ने जून मास से अब तक लगभग 3000 रुपयों के अस्त्र शस्त्र बगड़े से खरीदे थे। आप्टे एक ऐसा आदमी था जो हमेशा कोई न कोई साजिश पकाता रहता। कभी उसकी साजिश थी कि दिल्ली में जब मुस्लिम लीग की बैठक हो तो हथगोले फेंक कर जिन्ना को ख़त्म कर दिया जाए। आप्टे ने एक बार हत्यारों की टोली स्विट्ज़रलैंड तक भेजने की तैयारी कर ली थी ताकि जिनेवा गए हुए जिन्ना का सफाया हो सके। आप्टे को इस बात पर बड़ा दुख था कि बीमार होने के कारण जिन्ना पाकिस्तान से निकल ही नहीं पा रहे थे। नारायण आप्टे की नवीनतम गतिविधि के अनुसार हैदराबाद में गुरिल्ला छापे पड़ना शुरू हो गए थे और निज़ाम को कत्ल करने की कोशिश भी शायद होने वाली थी। मैं किसी बड़े हंगामे के फेर में हूँ, नारायण आप्टे ने दिगंबर बगड़े के कान में फूंक मारी। वाकई ज़बरदस्त हंगामा। मुझे लोहे के कवच और हथगोलों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पिस्तौल भी चाहिए। 2 पल के लिए बगड़े सोच में पड़ गया। कवच वगैरह का प्रबंध तो वो कर सकता था, लेकिन पिस्तौल हासिल करना उन दिनों आसान नहीं था। उसने कहा कि पिस्तौल का प्रबंध वह दिसंबर के आखिरी दिनों में कर पाएगा, उससे पहले नहीं। आप्टे उलझन में पड़ गया। आखिर उसने सहमति में सिर हिलाया। उसका वाकई ज़बरदस्त हंगामा थोड़ी प्रतीक्षा कर सकता था। देर आए दुरुस्त आए। नई दिल्ली, दिसंबर 1947। प्यारेलाल नैयर ने जो वर्षों से महात्मा गांधी का
स्वामी भक्त सचिव था, महसूस किया कि महात्मा जी अत्यधिक उदास और चुप रहने लगे हैं। आज़ादी मिलते ही नेताओं ने कुर्सियां हथिया ली थीं और पल पल में वे महात्मा की अहिंसा को भूलते जा रहे थे। न केवल अहिंसा बल्कि स्वयं महात्मा को ही उन्होंने भूलना शुरू कर दिया था। इधर महात्मा जी थे कि उन्हें लगातार सावधान करना चाहते। चारों तरफ जो भ्रष्टाचार पनपता दिखाई पड़ रहा था, उसे लेकर उन्होंने नेहरू और पटेल को कम खरी खरी नहीं सुनाई थी। जिस देश में शरणार्थी भूखों मर रहे हों, उसके देश के नेता बड़ी बड़ी पार्टियां कैसे दे सकते हैं? उन्होंने छोटा सा सवाल पूछा, जो दरअसल छोटा सवाल नहीं था। नेहरू और पटेल पर महात्मा ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि वे पश्चिम की प्रगति पर सम्मोहित होकर भारत के देहात को भूलते जा रहे हैं। देश में अब भी शांति स्थापित नहीं हो सकी थी। दिल्ली के मुसलमान नेता गांधी जी से बार बार आग्रह किए जा रहे थे कि वह दिल्ली से कहीं न जाएं, क्योंकि अगर वह गए तो दिल्ली के मुसलमानों को बचाने वाला कोई न होगा। पंजाब से आए हुए सिख और हिंदू शरणार्थियों को दिल्ली पुलिस की नौकरियां बड़े पैमाने पर दी गईं। ये कर्मचारी मुसलमान विरोधी मानस के थे। सिख और हिंदू शरणार्थियों ने अपने निजी उपयोग के लिए मस्जिदों और मुसलमानों के घरों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के कुछ घर तो खाली पड़े थे, कुछ को शरणार्थियों ने जबरन खाली करवा लिया था। गांधी जी को सर्वाधिक दुख इस बात का था कि दिल्ली में शांत वातावरण बनाए रखने के लिए आत्मा की शक्ति बिल्कुल भी काम में नहीं लाई जा रही थी। केवल हथियारबंद सैनिकों के जोर पर शहर के विस्फोटों को दबाकर रखा जा रहा था। जो शहर भारत की राजधानी था, देश के बड़े बड़े नेता जहां बैठे थे, यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी जहां मौजूद थे, वहां आत्मा की शक्ति की उस सीमा तक अनुपस्थिति मोहनदास करमचंद गांधी से सही नहीं जा रही थी। वह कुछ करने के लिए अकुला रहे थे। वह बेहद चुप रहने लगे। हमेशा की तरह इस बार भी यह चुप्पी अवश्य इसी की द्योतक थी कि महात्मा गांधी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपनी अंतरात्मा से परामर्श लेने में व्यस्त थे। कराची, अक्टूबर-दिसंबर 1947। जिन्ना दिनों दिन लोग एकांत प्रिय और चिड़चिड़े होते जा रहे थे। राष्ट्र का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अधिकार उन्होंने अपने हाथों में रखा हुआ था। उनके सैन्य सचिव कर्नल बर्नी ने अपनी डायरी में लिखा है, जिन्ना की जिद उस बच्चे जैसी हो गई थी जिसे किसी चमत्कार वश चांद मिल गया हो और अब वह एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार न हो। फेफड़ों को खाए जा रही उनकी वह बीमारी बड़ी तेज़ी से सिर उठा रही थी। रोज़ उनकी उम्र का एक दिन न बढ़कर एक मास बढ़ जाती। भारत के बुरे इरादों के भय ने उनकी नींद हराम कर रखी थी। जूनागढ़, कश्मीर, पंजाब, सब जगह उन्हें भारत की मक्कारी के दर्शन हो रहे थे और ऐसा लगता था जैसे उनके नए राष्ट्र को स्थिर होने का कोई अवसर भारत देना ही नहीं चाहता। भारतीय मक्कारी का सबसे बड़ा परिचय उन्हें दिसंबर के मध्य में मिला। हफ्तों की गर्म बहसों के बाद भारत और पाकिस्तान ने आखिर उस बंटवारे की रूपरेखा तैयार की जिसे आर्थिक और भौतिक साधनों का अंतिम बंटवारा कहा जा सकता है, और यहीं भारत ने गाज गिराई। आज़ादी के समय भारत के खजाने में 40 खरब नकद रुपए थे। उसमें से पाकिस्तान को काम चलाओ अग्रिम के रूप में 20 करोड़ रुपए दिए गए। समझौते के अनुसार अभी 55 करोड़ रुपए शेष रह जाते थे, जिनके भुगतान के बाद ऐसा कहा जा सकता कि खजाने में से पाकिस्तान ने अपना पूरा हिस्सा पा लिया। भारत ने कहा, जब तक कश्मीर की समस्या सुलझ नहीं जाती तब तक ये 55 करोड़ रुपए दिए नहीं जाएंगे, वरना ये रकम निश्चित रूप से हथियार खरीदने में खर्च होगी और हथियार निश्चित रूप से भारतीय सेना पर ही आग उगलेंगे। भारत की इस जिद ने जिन्ना को कंगाली की हद पर ला खड़ा किया। काम चलाऊ अग्रिम राशि की समाप्त हो चुकी थी। सरकार के नागरिक कर्मचारियों के वेतन में ताबड़तोड़ कटौती करनी पड़ी। अंत में जिन्ना को वह अपमान सहना पड़ा जो उन जैसे गर्वीले व्यक्ति के लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात थी।
जिन्ना की सरकार ने ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन से एक हवाई जहाज़ चार्टर किया था जो शरणार्थियों के वहन में उपयोग हुआ। सरकार ने उक्त कॉरपोरेशन को जो चेक जारी किया वह भुगतान हुए बगैर वापस चला गया क्योंकि खाते में उतनी रकम ही नहीं थी। मदन लाल पाहवा कि जिसके लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, इसका नाम एक दिन सारे भारत में जाना जाएगा। अहमदनगर में डेक्कन गेस्ट हाउस के मालिक विष्णु करकरे का संरक्षण पाकर फल फूल रहा था। शहर से 5 मील दूर स्थित शरणार्थी शिविर में जाकर मदन लाल ने 10,000 शरणार्थियों का दल तैयार कर लिया। ये लोग मुसलमान व्यापारियों के यहाँ जा जाकर शरणार्थी सहायता कोष के लिए चंदा मांगते। देने से मना करने वाले की दुकान जला दी जाती। चंदे में जो रकम मिलती वह केवल शरणार्थियों की सहायता में खर्च नहीं होती थी, उससे भांति भांति के हथियार खरीद कर एकत्र किए जाने लगे। करकरे का सपना था कि जिस प्रकार शिवाजी ने छापामार युद्ध करके औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, उसी प्रकार वह भी सरकार की बधिया बिठा देगा जो हिंदू मुसलमान एकता की मूर्खता भरी बातें कर रही है। 1948 के 9 वर्ष दिवस पर इस रोमांचक सपने में छिद्र हो गया। किसी हत्याकांड की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने जब अचानक आकर डेक्कन गेस्ट हाउस के व्यवस्थापक के कमरे की जांच की तो गैर कानूनी हथियारों के ढेर को छिपाया न जा सका। व्यवस्थापक ने घबराकर स्वीकार कर लिया कि ये हथियार विष्णु करकरे की संपत्ति हैं। विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा अहमदनगर से भाग निकले। उतनी मशक्क़त से जमा किए गए उन तमाम हथियारों को पीछे छोड़कर उन्होंने 60 मील दूर स्थित पूना की दिशा पकड़ी, जहां हिंदू राष्ट्र के व्यवस्थापक नारायण आप्टे के साथ विष्णु करकरे की दांत काटी रोटी दोस्ती थी। दांत काटी रोटी अर्थात दोस्ती थी। संपादक नाथुराम गोडसे का भी पूरा सहयोग हमें मिलेगा। विष्णु करकरे ने मदन लाल पाहवा को आश्वस्त किया। नई दिल्ली 12 जनवरी 1948। किसी समय का वायसरॉय का अध्ययन कक्ष आज गवर्नर जनरल का कार्यालय था, जहां उस वक्त महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन के सामने बैठे हुए थे। इसी कक्ष में इन्हीं 2 व्यक्तियों ने पिछले वर्ष उन अत्यधिक नाजुक वार्ताओं को संपन्न किया था जिनके आधार पर भारत का भाग्य निर्णय किया जाना था। तब ये दोनों व्यक्ति अत्यधिक शक्ति और सामर्थ्य के केंद्र थे। आज स्थितियां पलट गई थीं। जिस आपातकाल समिति ने माउंटबेटन को गुप्त रूप से भारत पर राज्य करने के संपूर्ण अधिकार सौंप दिए थे, उसे अब भंग किया जा चुका था। माउंटबेटन की हैसियत फिर से एकमात्र गवर्नर जनरल की रह गई थी। भारत के राजनीतिक दृश्य को प्रभावित करने की उनकी क्षमता अब मात्र इतनी रह गई थी। भारतीय नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती के जोर पर अगर कोई बात मनवा ली तो मनवा ली, वरना कुछ नहीं। महात्मा गांधी की स्थिति भी ऐसी ही रह गई थी जैसे तेजी से बहती किसी धारा ने कोई लक्कड़ किनारे सरका दिया हो जो अब फालतू पड़ा हो। पुराने साथियों ने भी अकस्मात उनके आदर्शों का त्याग कर दिया था। उनके अहिंसा धर्म को चुनौती देने के लिए हर कोने में कोई न कोई खड़ा था। माउंटबेटन ने भले ही महात्मा के विरुद्ध जाकर देश का विभाजन किया, किंतु महात्मा का जो व्यक्तिगत स्नेह उनके प्रति था उसमें कोई कमी नहीं आई थी। महात्मा ने बल्कि यहाँ तक महसूस किया था कि आज़ादी के बाद मेरी जो भी गतिविधियाँ रही हैं उनका सही मूल्यांकन अगर कोई कर सका है तो केवल लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे आशा है कि आप अन्यथा नहीं लेंगे, महात्मा गांधी का स्वर था। मैं आपको अपने एक निर्णय की सूचना देने आया हूँ। दिल्ली में जब तक पूर्ण एकता और शांति की स्थापना न हो जाए, और यह स्थापना भी सेना के जोर पर नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति के जोर पर, तब तक मैं आमरण उपवास करना चाहता हूँ। गहरी सांस के साथ गवर्नर जनरल अपनी कुर्सी में बैठे रह गए। उन्हें मालूम था गांधी जी के साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा उन्हें अकस्मात यह भी महसूस हुआ कि गांधी जी के इस निर्णय के पीछे उनके जीवन भर का संचित असीम साहस काम कर रहा है। अपने आदर्शों और अनुभव जनित निष्कर्षों को यदि वह दांव पर लगाना चाहते हैं तो उन्हें उसका हक है। मैं भला क्यों अन्यथा लूँगा, माउंटबेटन बोले। मेरा ख्याल है कि जो आप करने जा रहे हैं उससे अधिक भव्यता मनुष्य के किसी कार्य में नहीं हो सकती।
मैं शुरू से आपको बेहद पसंद करता रहा हूँ। जहाँ अन्य कोई शक्ति काम न कर रही हो, वहाँ आप हमेशा सफल होते रहे हैं। इन शब्दों के साथ माउंटबेटन के मस्तिष्क में कौंध सी हुई। उपवास शुरू होते ही देश की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति गांधी जी पर केंद्रित हो जाएगी। भारत सरकार पर उनका नियंत्रण इतना अधिक होगा जितना देश के अन्य किसी व्यक्ति का नहीं। उपवास की वह अवधि कुछ घंटों चले, चाहे कुछ दिनों, लेकिन बिड़ला हाउस में बिछी दरी पर लेटकर जब गांधी जी मौत की दिशा में धीमे धीमे बढ़ना शुरू करेंगे, तब देश के सर्वाधिक जीवंत व्यक्ति वही होंगे। नेहरू और पटेल एक बार गवर्नर जनरल का प्रस्ताव गिरा सकते हैं, लेकिन उपवास की यातना सह रहे गांधी का प्रस्ताव नहीं। माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान को उसकी रकम अदा करने से मना कर रही है। सरकार के तमाम कार्यों के बीच यही एकमात्र कार्य ऐसा है जो जानबूझकर किया जा रहा है और जो गलत है। गांधी जी तनकर बैठ गए। जी हाँ, वह सहमत होते हुए बोले, यह गलत है, अनैतिक है, बेईमानी है, अंतर्राष्ट्रीय वायदा खिलाफी है। और इनके होठों से शब्दों का प्रवाह फूट पड़ा। एक बार जब सरकार ने अनुबंध कर लिया है तो वह उससे पीछे कैसे हट सकती है। भारत को तो अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि सारी दुनिया की आंखें खुल जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपनी आत्मा की शक्ति का प्रकाशन करना चाहिए। क्या जन्म के बाद इतना जल्दी नए भारत के आदर्श इतने गिर जाएंगे? नहीं। महात्मा ने माउंटबेटन से कहा, अब वह अपने उपवास को एक नया आयाम देंगे। वह दिल्ली की शांति के लिए तो उपवास करेंगे ही, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए भी उपवास करेंगे। वह तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक भारत पाकिस्तान के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का शब्दशः पालन करने को तैयार न हो जाए। निस्संदेह महात्मा गांधी का वह फैसला ईमानदारी और साहस का फैसला था। विडंबना यह कि वही फैसला घातक भी सिद्ध होने वाला था। महात्मा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी जो बच्चों जैसी सरल और शैतानीपूर्ण थी। उन्होंने माउंटबेटन से कहा, मेरी बात वे अभी नहीं सुनेंगे, एक बार मेरे उपवास शुरू हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा। तो यह था आधी रात को आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट का 18वां भाग। आशा करता हूँ आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।